तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं आपका भूमंडलीय कृत्व विश्व का बनना चैप्टर नंबर 4, जो कि है 10th क्लास के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं आपका जो चैप्टर नंबर 4 जो है ये क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा आपका जो सेकंड चैप्टर है जो कि डिलीट हो चुका है, लेकिन हमने वो भी आपका करा रखा है। तो उस हिसाब से आपका ये चैप्टर नंबर 4 होता है, और अगर वो आपका इस बार डिलीट हो गया है तो ये चैप्टर नंबर जो है वो 3 होता है। ठीक है, तो आपको आगे यहाँ पर समझना है, आपको पूरा जो यहाँ पर चैप्टर है ये यहाँ पर बताया जाएगा 2 पार्टों में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि आपके सामने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, और वो टॉपिक जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग सभी टॉपिक जो है आपको यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मुख्य शब्द और उनके अर्थ को समझने के लिए, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनका जो मीनिंग होता है वो आपको समझना है, और जब आप उसको बुक में पढ़ोगे तो अगर आपको ये अर्थ नहीं पता है तो आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा उसको समझना। ठीक है, क्योंकि काफी कठिन होते हैं शब्द, ये कुछ शब्द आसान होते हैं और कुछ कठिन होते हैं। तो यहां से समझते हैं, पहला जो शब्द है आपका वह है दोस्तों असंतुष्ट। ये एक आसान वर्ड है। असंतुष्ट का मतलब क्या होता है? असंतुष्ट का मतलब है कि हम उस चीज से क्या है, संतुष्ट नहीं है, हम उस चीजों को नहीं मान रहे। कोई भी विश्वास है या कोई भी किसी तरह का काम करने का तरीका है, तो हमें वो जो तरीका है वो पसंद नहीं है, हम उस तरीके को नहीं मान रहे हैं, हम उस तरीके से संतुष्ट नहीं है, तो असंतुष्ट। ये तो सिंपल था। अब बात करते हैं यहाँ पर एक वीटो की। आपको पता ही होगा, आपने पॉलिटिकल में सुना होगा वीटो पावर। ठीक है, तो वीटो क्या होता है? वीटो एक तरह की पावर होती है जिसे निषेधाधिकार भी कहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, एक एग्जांपल से समझिए। मान के चलिए यहाँ पर एक कमरे में क्या है, 5 बंदे हैं। ठीक है, और उन 5 के पास वीटो पावर है, जैसे देश के पास है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर वो किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और इन 5 में से किसी एक बंदे को पसंद नहीं आया, तो वो उस पूरे मसले को क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। ठीक है, 4 बंदे को सभी चीजें पसंद है, लेकिन उस बंदे को पसंद नहीं है, किसी एक बंदे को, तो वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके वो जो पूरा का पूरा जो प्रस्ताव है, वो जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, उसे वो नहीं मानेगा और कोई भी नहीं मान सकता। ठीक है, तो एक तरह की ये होती है। इस अधिकार के सहारे, ये एक प्रकार का ऐसा अधिकार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। इस अधिकार के सहारे एक सदस्य की असहमति, एक भी सदस्य जिसके पास वीटो पावर है, अगर वो उस चीज को नहीं मान रहा है तो किसी भी प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर सकता है, उसका ये आधार बन जाती है। ठीक है, तो आपको वीटो समझ में आ गया होगा कि ये वीटो क्या होता है। ठीक है, यहां से समझते हैं दोस्तों आयात शुल्क। आयात शुल्क के बारे में आपको पता होगा। आयात शुल्क क्या होता है? जब किसी दूसरे देश से, जैसे ये अपना देश है मान के चलो, और किसी और देश से यहां से अगर कोई सामान यहां पर आता है तो इसमें क्या होता है, टैक्स लगता है। ठीक है, जो वस्तु है उस पर टैक्स जो है वो लिया जाता है, तो इसलिए आयात शुल्क है। आयात मतलब किसी और दूसरे देश से आई हुई और उस पे हम शुल्क लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये उस जगह पर लिया जाता है जहां पर क्या होता है दोस्तों, सामान आया जाता है भारत के अंदर में। यानी कि आप समझ सकते हो जो सामान है वो कहां से आएगा, वो आ सकता है आपकी सीमा, चाहे वो जहां पर जो बंदरगाह होते हैं, जहां पर आपकी शिप जहाज सब उतरते हैं, वो हो सकता है, हवाई अड्डे हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब जगह पे जो है ये शुल्क लिया जाता है। यहां से देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। किसी दूसरे देश से आने वाली चीज, ठीक है, किसी भी दूसरे देश से आ रही है तो उस पर वसूल किया जाने वाला जो होता है ये टैक्स होता है, और ये टैक्स उस जगह पर लिया जाता है जहां पर वह चीज देश में आती है। कोई भी चीज है वो कैसे हमारे देश में एंटर करेगी, इन्हीं सब जगह से एंटर करेगी, या तो वो जो है बंदरगाह से आएगी या वो एयरपोर्ट से आएगी। तो इसी सीमा पर, उसी जगह पर, या तो बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर इस प्रकार के टैक्स को, इस प्रकार के शुल्क को लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है आयात शुल्क है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट समझते हैं हम, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको समझना है कि विनिमय दर जो है ये क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आपको इसे बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि विनिमय दर और इसके जो प्रकार होते हैं, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर, ये दोस्तों आपका 12th क्लास तक ये जो है ये पूछा जाता है। आपकी अगर आप इकोनॉमिक्स लोगे तो आपको उसमें भी यही चीजें जो सेम टू सेम है वो पूछी जाएगी। ठीक है, तो पहले विनिमय दर को समझते हैं कि विनिमय दर जो है आपका
क्या होता है? तो विनिमय दर होता है दोस्तों एक मुद्रा का जो मूल्य होता है, मान के चलो अपनी इंडियन करेंसी है, उस मुद्रा का इंडियन करेंसी रुपए, उसका मूल्य कितना है, और एक अमेरिकन करेंसी जो होगी डॉलर, ठीक है, उसका मूल्य कितना है। तो जब व्यापार होगा तो इसकी विनिमय दर में इसकी कितनी इकाई होगी, जैसे कि आप मान सकते हो यहाँ पर क्या है, जो अपनी वो है अमेरिकन करेंसी, आपको पता ही है इसका जो वो है वो बढ़ता घटता रहता है। चलो इसको हम 71 मान लेते हैं कि $1 में जो है 71 रुपीज के ये बराबर होता है, ठीक है, और ये बढ़ता घटता जो है वो रहता है। तो विनिमय दर इसी प्रकार की होती है। यहां से देखिए, इस व्यवस्था के जरिए अंतरराष्ट्रीय जब व्यापार होता है, जिस समय इंटरनेशनल ट्रेड, उस समय व्यापार की सुविधा के लिए अलग अलग देशों की मुद्रा, अलग अलग देशों की राष्ट्रीय मुद्रा, जैसे हमारी रुपए है, किन्हीं की डॉलर होगी, ठीक है, किसी का पाउंड होगा, किसी का रूबल होगा, तो इसी प्रकार से मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है और विनिमय दर इसे ही कहते हैं। और विनिमय दर दो प्रकार की होती है। पहली वो विनिमय दर होती है जो स्थिर रहती है, तो उसे स्थिर विनिमय दर कहते हैं, और दूसरी वह विनिमय दर होती है जो परिवर्तनशील होती है, तो उसे परिवर्तनशील विनिमय दर कहते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा का सा जो है वो फर्क है, यहां पर से आप इसे समझिए। सबसे पहले स्थिर विनिमय दर, तो दोस्तों इसे स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। इसका मतलब ये स्थिर रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से स्थिर रहती है। दोस्तों ये जो स्थिर रहती है, तो जब तक इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक ये स्थिर रहती है, लेकिन जब सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है तो ये स्थिर नहीं रहती। ये स्थिर तभी रहती है, बाजार और जो मांग की शक्तियां हैं ये सब इसको जो है अस्थिर नहीं कर पाती, सिर्फ जो सरकार है वो इसे कर पाती है। तो यहां से आप समझिए एक बार, जब विनिमय दर स्थिर होती है, ठीक है, इसे स्थिर विनिमय दर कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्थिर रहे, और इसमें आने वाले उतार चढ़ाव, जो भी इसमें उतार चढ़ाव आएंगे उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार, जब तक सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक ये क्या है, स्थिर रहेगी। तो इसमें जो उतार चढ़ाव करने होते हैं वो इसमें सिर्फ सरकार ही कर सकती है। तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। समझ में आ गया आपको? इसका जो अपोजिट है वो है परिवर्तनशील विनिमय दर। ये क्या है, ये सिंपल है, इसमें अगर सरकार टांग नहीं अड़ाएगी, ठीक है, उसके बावजूद भी ये परिवर्तनशील है। ये बाजार की मांग शक्तियों द्वारा ही क्या होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा ही ये क्या हो जाती है, परिवर्तनशील रहती है, वैसी पहले से ही, ठीक है। यहां पर समझिए आप, इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में अलग अलग मुद्राओं की मांग के द्वारा, आपूर्ति के द्वारा, इन्हीं सबके सिद्धांत और सरकार के हस्तक्षेप के बिना ही घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इसे परिवर्तनशील विनिमय दर जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एकदम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज थी इसके अंदर, इसलिए आपको थोड़ा जो है टफ वो लग सकता है, लेकिन आपको समझ में जो है वो आ गया होगा। बात यहां से आप आपके चैप्टर के ऊपर करते हैं। आपके जो चैप्टर से रिलेटेड अब क्वेश्चन जो है वो आएंगे, आपका टॉपिक आएगा बिल्कुल सेम टू सेम हमारा एनसीईआरटी का जो है वो पैटर्न रहता है, और उसी के हिसाब से जो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आधुनिक युग से पहले आपका जो है टॉपिक होगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वैश्वीकरण। आपका जो दोस्तों ये चैप्टर है पूरा का पूरा वो वैश्वीकरण से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वैश्वीकरण समझना पड़ेगा कि वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों वैश्वीकरण होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था। देखिए ये क्या है, अपना जो भारत है, अपने भारत की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देश, संसार का कोई भी देश हो, जैसे वो चाइना हो, ठीक है, जापान हो, ठीक है, या आप कह सकते हो अमेरिका हो, तो इनके साथ क्या है वो सामंजस्य स्थापित कराएंगी, यानी व्यापार के जो द्वार है उनको खोल देगी, कहेगी चलो ठीक है, तुम मेरे से भी व्यापार कर सकते हो, तुम मेरे से भी व्यापार कर सकते हो, तुम मेरे से भी, और ये आपस में व्यापार कर सकते हैं। यानी व्यापार करने के जो दरवाजे हैं वो खोल दिया, आपस में मिलजुल गए ये, ठीक है। तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं। अपनी देश की अर्थव्यवस्था को संसार के और भी अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ क्या है, सामंजस्य स्थापित जो है वो करा रही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपका जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो आपको मैं पहले ही बता दूंगा कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले आप इसे ही लगा लीजिए। आपके सामने जो ये पिक्चर शो हो रही है ये है रेशम मार्ग की।
जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये आपस में देखो ये क्या है, देशों को जोड़ रही है। ठीक है, और इसका नाम जो है रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्यों रखा गया है, सिल्क के नाम पर रखा गया है। सिल्क का जो महत्व था वो उस समय बहुत ज्यादा था, तो इसलिए इसका जो नाम है वो सिल्क रूट रखा गया है। अब इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क रूट के बारे में बताया है। अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो सिल्क रूट दोस्तों करती क्या थी, सिल्क मार्ग क्या करती थी, जमीन के रास्ते और समुद्र के रास्ते। आपको दिख रहा होगा यहां पर, देखिए ये वाला जो है ये जमीन का रास्ता है। ठीक है, और यहां पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो है ये समुद्र का रास्ता है। तो जमीन के रास्ते भी और समुद्र के रास्ते भी एशिया के जो क्षेत्र है बहुत सारे, उनको आपस में क्या है, जोड़ती है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहां पर क्या है, ये अलग अलग जगहों को क्या है, ये जोड़ रही है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, ये दूसरे जैसे कि एशिया को यूरोप से जोड़ना, उत्तर अफ्रीका से जोड़ना, तो ये सारे काम थे इनके, ये आपस में क्या है, एक दूसरे को जोड़ा करती थी। ये एक मार्ग है सिल्क रूट, सिल्क मार्ग, जिसका मैंने आपको बता दिया कि इसका नाम जो है वो सिल्क मार्ग क्यों रखा गया है और इसका क्या काम है और ये कहां से किसको जोड़ती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए यहां पे जल्दी से, सिल्क मार्ग का जो नाम है पता चलता है, इस मार्ग का पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। इसका जो नाम है सिल्क रूट का, वो सिल्क के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो उस समय व्यापार होता था तो सिल्क का बहुत ही ज्यादा महत्व था, इसलिए इसका जो नाम है वो सिल्क रूट रखा गया है। इतिहासकारों ने बहुत सारे जो सिल्क रूट के बारे में जो है वो बताया है, यहाँ पर जिक्र किया है। और सिल्क मार्ग क्या करती है, जमीन के रास्ते, समुद्र के रास्ते, एशिया के अलग अलग विशाल विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करती है। एशिया को, यूरोप को और उत्तरी अफ्रीका को साथ में जो है ये जोड़ने का कार्य करती है। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था उस समय की अगर हम बात करें तो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात यहां पर कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है भोजन की यात्रा। आपको सेम टू सेम ऐसे पॉइंट्स आपको अपनी एनसीईआरटी के बुक में मिलेंगे, आप देख लेना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पर खाने पीने की जो सामान है, खाद्य पदार्थ है, ठीक है, उनकी संस्कृति, भोजन की यात्रा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, हमारे खाद्य पदार्थ जो है दूर देशों के बीच उन्होंने सांस्कृतिक का आदान प्रदान किया है। जैसे कि मान के चलिए हमारा भारत है, तो यहाँ पर आप ऐसे फूड्स देखोगे, ठीक है, जो कि चाइनीज है, जो कि इटालियन है, जो कि जापानीज है। आपको जो रेस्टोरेंट है वहां पर जो है ये सारी चीजें जो है ये मिलेंगी। तो ये कहाँ से आई है, ये उन देशों से आई है। हमने उन देशों से इसे बनाना सीखा है, क्योंकि हम क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो जब व्यापार करते थे हम, तो व्यापार करते समय जब हम एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो इन सब चीजों का आदान प्रदान हुआ है, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। हमारी जो चीजें हैं वो दूसरे देशों में खाने के सामान बनाया जाता है, और उनका जो सामान है वो हमारे देशों में भी बनाया जाता है। तो कोई उदाहरण पेश करते हैं हम, ठीक है। जब भी व्यापारी और मुसाफिर, कोई भी व्यापारी हो या मुसाफिर हो, किसी दूसरे नए देश में जाता था, तो वो जाने अनजाने, चाहे वो जानबूझकर, चाहे उसे नहीं पता हो, वो नई फसलों के बीज बोकर आता था। इसका क्या मतलब है, वो कुछ ना कुछ संस्कृति या तो वहां से लेकर आता था या अपनी संस्कृति वहां पर वो देकर आता था। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हुई है। अगर हम बात करें अभी के समय की जो चीजें हैं, जैसे आलू हो गया, सोया हो गया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये लगभग 500 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उनके पास नहीं थे। ये सारी जो चीजें हैं ये हाल ही में आई है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया आपका। यहाँ पर एक छोटा सा जो पॉइंट है ये, और बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड और भी तो हल्के पॉइंट बाकी है। यहाँ पर देखिए ये सारी जो चीजें हैं जिसका भी हमने जिक्र किया है, तो कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की थी, तो उसी के बाद जो है ये सभी चीजें जो है यूरोप और एशिया में पहुंचाई गई है, ठीक है। एक और बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखनी है, आप जहां पर अगर अमेरिका का जिक्र किया जाता है तो सिर्फ यहाँ पर इसका मतलब अमेरिका का जिक्र नहीं किया जा रहा। इसका मतलब वहां पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, इन सभी चीजों की जो बात है वहां पर की जा रही है, उसको सिर्फ अमेरिका से दर्शाया गया है, ठीक है। बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ यहाँ पर आए हैं इंडिया में, तो वो अमेरिका के जो मूल निवासी है, जिसे आप अमेरिकन इंडियन भी कहते हैं, उनके द्वारा हमारे पास जो है वो सारी चीजें वो आई है, ठीक है। अब आपका जो सेकंड जो टॉपिक है उससे पहुंचने से पहले हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं
थोड़ा जो है खाने पीने से और रिलेटेड, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, कई बार क्या होता है, एक ऐसी छोटी मोटी चीजें जिसका हमें लगता है कि इस पर तो किसी का कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो अफेक्ट है वो पड़ जाता है बहुत ही तेज, बहुत ही ज्यादा। फॉर अगर एग्जांपल हम बात करें आलू की, तो आपको क्या लगता है कि आलू से किसी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ऐसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो हमें लगता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ा है। यहाँ पर देखिए, कई बार नए फसलों के आने से जीवन में जमीन और आसमान का जो फर्क है वो दिखाई दिया जाता है। साधारण अगर आलू की अगर हम बात करें, तो जब आलू आया था तो यूरोप के गरीबों की जिंदगी बदल गई थी बिल्कुल। ठीक है, कैसे बदल गई थी? क्योंकि जो आलू है वो उपलब्ध होता था, तो उनकी जो भुखमरी की जो प्रॉब्लम थी, जो कुछ लोगों की होती थी, उनकी खत्म हो गई। उनका जो भोजन है वो बेहतर हो गया, और उनकी जो औसत उम्र है, जो भी हो, चाहे वो 80 वर्ष जीते हो या 70 वर्ष जीते हो, ठीक है, औसत जो उनकी उम्र थी, जो सबकी जीने की एवरेज उम्र, वो क्या है, वो बढ़ने लग गई सिर्फ एक आलू से। तो आपको समझ में आ गया कि छोटी छोटी चीजें जो वो कितना ज्यादा इतिहास में प्रभाव डालती थी। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका है विजय, बीमारी और व्यापार। यहां पर दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है आपका यहाँ से विजय से रिलेटेड। जीत हो रही थी, कैसे जीत हो रही थी लोगों की, क्या बीमारी थी, ठीक है, और क्या व्यापार जो है वहां पर चल रहा था। ठीक है, कैसे लोग जो है एक देश दूसरे देश को जो हराने के चक्कर में था, कुछ देश जो है वो क्या कर रहे थे, वो जीत रहे थे। उन्होंने अपने सैनिक ताकत के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणुओं का इस्तेमाल करा, ठीक है, जिससे वो बीमारियों में जो है वो दूसरे देशों को हरा पा रहे थे। और किस प्रकार से जो एशिया में जो है व्यापार बहुत ही ज्यादा था, और उसके बाद जो है यहां से कम होकर दूसरे जगह जो शिफ्ट हो गया। तो वो सारी जो इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ सकते हो कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो इस टॉपिक में है। ठीक है, तो यहां से आप समझिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पेरू की और मैक्सिको की, तो इसमें जो खाने उपलब्ध है, जहां से आपको पता है कि धातुएं मिलती है, और उनमें से भी इंपॉर्टेंट धातु चांदी की बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप की संपदा को बढ़ाया गया, और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार जो है वो बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ा। ठीक है, गति जो है वो तीव्र हो गई इस चीज की वजह से। दूसरी अगर हम बात करें, तो अब यहां पर आती है बात किसकी, कीटाणुओं की। अमेरिका को जीतने के लिए दोस्तों स्पेनिश की सेनाओं ने क्या किया, अब अमेरिका को जीतेंगी तो स्पेनिश सेनाएं जो है वो कुछ प्लान बनाएगी जिससे जो अमेरिका हारे और स्पेनिश जीते। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सैनिक ताकतों का इस्तेमाल किया, जो कि नॉर्मली सब करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास एक बहुत भयानक हथियार था, और वो था कीटाणुओं की ताकत। ठीक है, तो सैनिक हथियार के साथ साथ, सैनिक ताकतों के साथ साथ उन्होंने एक और चीज का इस्तेमाल किया था, जो था कीटाणुओं की ताकत, जैसे चेचक जैसी बीमारियां, जो कि स्पेनिश सैनिकों को अफसरों द्वारा पहुंचाई जाती थी। तो दोस्तों इसमें क्या होता था, अब उन्होंने किया जुगाड़ कि वो क्या करेंगे, अमेरिका को जीतेंगे। उसके लिए स्पेनिश वालों ने क्या किया, एक जो है कीटाणु का जो है वो कीटाणु की वजह से उनको क्या है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब बात यह आती है कीटाणु को उसको पहुंचाएंगे कैसे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, इन्हीं सैनिक अफसरों के द्वारा वहां पर वो इस वायरस को, या आप कह सकते हैं इस कीटाणु को क्या है वहां पर पहुंचाई करती थी। और आपको पता ही है जो अमेरिका है वो दूसरे देशों से क्या है, बहुत दिनों से क्या है, अलग थलग रहा है दुनिया से, लाखों सालों से। तो उनके पास जो एक क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता, जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उनकी बहुत ही ज्यादा कम थी, और वह बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाते थे और किसी भी अन्य वायरस से इन्फेक्ट हो जाते थे बहुत ही जल्दी। तो अगर हम बात करें लाखों साल से जो है दुनिया से जो है अमेरिका वो अलग थलग थी, तो इसके कारण उनके शरीर की जो वो होती है प्रतिरोधक क्षमता वो नहीं थी, कमजोर थी। तो यूरोप से आने वाली जो ये बीमारियां थी उनसे वो बहुत ही ज्यादा ग्रसित हो जाते थे। ठीक है, बहुत ही जल्दी ग्रसित हो जाते थे। अगर हम बात करें दोस्तों अब कुछ व्यापार के बारे में, तो 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो उस समय तक भी जो समय बीतता जा रहा था, उसके बाद भी जो चीन था, चीन भारत को दुनिया के सबसे, चीन को और भारत को, इन दोनों को दोस्तों दुनिया के सबसे धनी देशों में उस समय भी 18वीं शताब्दी के बाद भी गिना जाता था। यानी आप समझ सकते हो
अगर हम बात करें व्यापार की, तो व्यापार के मामले में क्या था, दबदबा बना हुआ था किसका, भारत का और चीन का। ठीक है, एशियाई व्यापार के मामले में अगर बात करें तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा आगे हुआ करते थे। और आपको तो पता ही हमारा जो भारत है वह व्यापार के मामले में, शिल्प के मामले में, ठीक है, तो इन सब के मामले में प्राचीन काल से बहुत ही भयानक व्यापार में बहुत ही अच्छा रहा है। तो इसमें व्यापार से रिलेटेड जो आपको टॉपिक आया है, इसमें यह बताया गया है कि 18वीं शताब्दी के बाद भी, समय बीतने के बाद भी, जो चीन है और भारत है वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार की अगर हम बात करें तो उनका दबदबा सबसे ज्यादा था। अब चौंकाने वाली बात यह आती है कि उनका दबदबा कैसे खत्म हुआ और कैसे वो जो व्यापार का जो केंद्र था वो ये था, तो कहां वो दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट हो गया, यहां पर हम बात करेंगे। यहां पर तो जो कुछ विशेषज्ञ थे उनका क्या मानना था दोस्तों, उनका मानना था कि जो चीन और इंडिया जो कि व्यापार में बहुत ही ज्यादा आगे थे, तो चीन ने क्या करा दोस्तों, कुछ सालों बाद जो दूसरे देश है उनके साथ जो अपना जो संबंध है वो कम करने लग गया वो। ठीक है, तो अब वो कम करने लग गया तो दुनिया से क्या है वो अलग पड़ने लग गया। जब वह अलग पड़ने लग गया तो आपको पता है फिर वो जो जगह वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, वो अमेरिका की साइड शिफ्ट हो जाएगी। या कोई, जब हम किसी काम में परफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो हमें उस काम को कंटिन्यूअस बनाए रखना होता है। नंबर 1 होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे ही बड़ी बात है कि उस पोजीशन को बनाए रखना, जो कि यहाँ पर वो नहीं कर पाए। तो यहां से बात करते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना क्या है दोस्तों, कि 15वीं शताब्दी से ही चीन ने दूसरे देशों के साथ क्या संबंध अपने कम करने चालू कर दिए और वह दुनिया से अलग बिल्कुल पड़ने लग गया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, चीन की जो भूमिका है वो घटने लग जाएगी और अमेरिका की जो भूमिका है, अमेरिका का जो महत्व है वो बढ़ने लग जाएगा। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, व्यापार का जो केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लग जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि वो जो साइड है वो अमेरिका की तरफ जाने लग जाएगी, पश्चिम की ओर खिसकने लग जाएगा। यूरोप ही विश्व का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है वो बन गया। तो आपने यहाँ पर व्यापार से रिलेटेड आपको सब चीजें पता चल गई। एक बार आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं कि किस प्रकार कैसे जो देश है वो आपस में एक दूसरे को जो है जीतने पर लगे हुए थे, ठीक है, हराने पर लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने ये समझा कि उन्होंने किस प्रकार से कीटाणुओं का इस्तेमाल किया और किस प्रकार से उनको फैलाया और किस प्रकार से जो है उन्होंने ये काम करा। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो क्या है, उसमें आपको ये बताया गया है व्यापार से रिलेटेड कि कैसे जो हमारा भारत और चीन था वो बहुत ही ज्यादा धनी था और एशियाई व्यापार के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे था, लेकिन उसके बावजूद भी चीन का जो संबंध है वो दूसरे देशों के साथ कम पड़ने लग गया और वह दुनिया से अलग होने लग गया। जिसके कारण क्या है, जो चीन की जो भूमिका है वो घटने लग गई और जो अमेरिका की जो भूमिका है वो बढ़ने लग गई, जिससे जो व्यापार का जो केंद्र पहले हमारा था वो पश्चिम की ओर घिसकने लग गया। और अब की अगर हम बात करें तो विश्व व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो बन गया यूरोप। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और बाकी का जो टॉपिक है पूरे चैप्टर का वो आपका अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ गई तो वीडियो को आप कर सकते हैं एक लाइक, कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।